आप लोगों का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग लाए हैं आपके लिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 कक्षा 10वीं विज्ञान का। तो आप लोगों ने जिस लोगों ने पेपर नहीं देखा है उनके लिए ला के लाया हूँ पेपर, वो लोग देख सकते हैं अच्छे से। और पूरा पेपर आने वाला है तो आप लोग इसे ध्यान से पढ़ें और जिससे आप लोग पूरे में से पूरे नंबर पा सकें। और इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन है और पूर्णांक 80 नंबर का है। तो इसमें जैसा कि सभी में रहता है कि सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। उसके बाद से जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं आप लोगों को उनको ध्यान से पढ़ लेना है कि कैसे करना है। उसके बाद आपको अच्छे से करना है पेपर, जिससे आपका पेपर कहीं गलत ना हो। आपको पूरी तरह से पेपर को सही करना है। और पहले तो इंस्ट्रक्शन में ध्यान देते हैं। जैसे ये 1 से 4 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक के निर्धारित हैं। फिर ये प्रश्न 5 से ये दूसरे अति लघु उत्तरीय हैं जिसमें 2-2 अंक निर्धारित हैं। इनमें 30 शब्द लगभग शब्द सीमा भी दी गई है। इस हिसाब से आप पूरा पढ़ लेंगे, आपको इसमें आंसर मिल जाएंगे पूरे पूरे। आप लोग को अच्छे से करना है। इसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चन है तो आप लोग कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य में खाली स्थान को कहते हैं। तो क्या कहते हैं बच्चों, आप लोगों को क्या लगता है? जैसा कि हमने दिया है, इसका है स्नेप्स, बी नंबर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? ये स्नेप्स। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? तो आप लोग देख लीजिए। पहले, खौलते पानी से जल वाष्प बनना, बर्फ का पिघलकर जल में बदलना। ये तो आप लोग को इसका एलपीजी का दहन सही आंसर है। आप लोगों को देख लेना है एक बार पूरी तरह से कि क्या है ना। जहाँ पे आप लोगों को दिख जाएंगे पूरे 100% इसका राइट आंसर है एलपीजी का दहन। ये भौतिक परिवर्तन नहीं है। अगर एक बार एलपीजी को यदि आप जला देंगे तो दोबारा उसी फॉर्म में नहीं आ पाएगी। इसीलिए बहुत ज़रूरी है आप लोग ध्यान से करें। ये भौतिक परिवर्तन है। जैसे दही, ये हो गया। अगला क्वेश्चन, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका पीएच मान संभवतः क्या होगा? इसका वैसे जब 7 से ऊपर होता है तब लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसीलिए ये 7 से ज़्यादा है। तो अपने को इसमें सिंपल से ये क्षारीय है। अगर 7 से कम है तो अम्लीय है, अगर 7 से ज़्यादा है तो क्षारीय है। तो इसका 10 हो जाएगा करेक्ट आंसर। मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी बिंदु का प्रतिबिंब बनता है उसे रेटिना या दृष्टि पटल कहते हैं। वो ये होता है कि जैसे देखिए, कॉर्निया हो गई, प्रतारिका हो गई, पुतली हो गई, दृष्टि पटल हो गई। कॉर्निया साइड में होती है, परितारिका एक जो है तो झिल्ली जैसी होती है, और पुतली तो आप लोग जानते हैं कि ये चीज़ होती है। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। तो देखिए, उत्पाद तो नहीं होंगे, यौगिक भी नहीं है, मिश्रण अभिकारक जो भाग लेते हैं वो अभिकारक कहलाते हैं। ये H2+ ऑक्सीजन प्लस इसमें मिला कि ये हो क्या, अभिक्रिया। इसमें अगर कोई मिलता है तो ये चीज़ होता है। आप लोगों को मैं इसमें पूरी तरह से समझाते भी जाऊंगा कि यदि अगर ऐसा है तो क्यों है। चलिए अगले क्वेश्चन, तो टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? पहले तो आपको जानना चाहिए टमाटर में कौन सा एसिड पाया जाता है। टमाटर में खट्टा एसिड पाया जाता है। अब खट्टा एसिड किस किस में पाया जाता है? तो इसमें जो इसका आंसर है, ये जो एस्टिक एसिड है ये टमाटर में पाया जाता है। ऑक्जेलिक एसिड जो है इसमें हल्का मीठा होता है, यह आलू में पाया जाता है ऑक्जेलिक एसिड। और आपको सबसे पहले, और जो आंवला होता है, केवल स्कारबिक एसिड जो होता है वो केवल आंवले में ही पाया जाता है। आप लोगों को पूरा ध्यान से देखना है।
और अच्छे से आप लोगों को पूरा सही आंसर बताया जाएगा। आप लोग को मैं समझाऊंगा पूरी तरह से। ये साइट्रिक एसिड नींबू में पाया जाता है और टाइट्रिक तक है। तो आपको पता लेंस की है कि क्षमता का किस में दोस्तों हमसे पाया ऐसे जाता मतलब पूछा गया है कई बार दोस्तों, ये फाइनल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो अर्धवार्षिक के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन को बताए जा रहे हैं आपके अर्धवार्षिक एग्जाम पेपर के में आने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, तो लेंस की क्षमता का ऐसे मतलब दोस्तों डायोप्टर होता है। आपको आंसर हम इसलिए प्रोवाइड करा रहे हैं जिससे कि आपको ढूंढने की ज़्यादा जरूरत ना पड़े। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डायोप्टर लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। प्रातः स्वस्थ मनुष्य के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है, तो स्वस्थ मनुष्य के लिए स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है दोस्तों, 25 सेंटीमीटर होती है, ध्यान रखिएगा 25 सेंटीमीटर, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रातः रिक्त स्थानों को भरना है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का हमें सूत्र बताना है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का रासायनिक नाम बताना है। सर्वाधिक क्रियाशील धातु का नाम बताना है, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु होती है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का सामान्य नाम बताना है। तंत्रिका तंत्र की प्रमुख इकाई बतानी है। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, अब हम आंसर आपको देखिए। प्रातः धातु ऑक्साइड होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, और हमारे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य तथा द्वारा होता है। शरीर में उपस्थित अपशिष्ट हानिकारक एवं विषैले पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का प्रोग्राम कहलाता है। दोस्तों जितने भी आपके रिक्त स्थान है इनके आंसर आपको मैं बता देता हूँ कहाँ पर मिलेंगे। इन क्वेश्चनों के आंसर के लिए आपको क्या है, गूगल पर जाना है। गूगल पर जाकर सिंपली आपको सर्च करना है क्लास 10। चलिए मैं आपको लिख के बता देता हूँ जिससे कि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। इस तरीके से आपको लिख देना है यहाँ पर क्लास 10th। ठीक है, क्लास 10th आपका साइंस है तो साइंस लिखिए, क्लास 10th साइंस हाफ ईयरली पेपर सॉल्यूशन, यहाँ पर आपको सॉल्यूशन लिख लेना है। और लास्ट में दोस्तों आपको एस के टीच लिखना है। क्या लिखना है दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। लास्ट में आपको लिखना है एस के टीच। ठीक है, अगर दोस्तों लास्ट में आप एस के टीच नहीं लिखेंगे तो आपको इन सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि लास्ट में आपको क्या एस के टीच लिख देना है। ठीक है, तो ये इस तरीके से यहाँ पर जो आपको आंसर मिलेंगे रिक्त स्थान के वो मैंने आपको बता दिए हैं, तो आप यहाँ से आंसर देख सकते हैं। ठीक है, अब जोड़ियाँ देखिए, यहाँ पर जोड़ियाँ दी गई हैं तो इन जोड़ियों को भी देख लीजिए ध्यानपूर्वक। ठीक है, जोड़ियों में क्या है, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु तो कौन सी है, पारा है, तो आई थिंक यही होगा आपका आंसर। विद्युत ऊर्जा का मात्रक हमें बताना है, तो विद्युत ऊर्जा कैसे ही मात्रक जूल होता है, तो ये हो जाएगा। धातुओं को खींचने का गुण तन्यता होता है आपका। धातुओं को पीटकर चादर बनाने का गुण ब्रंजक चूड़ का सूत्र बताना है। प्लास्टिक कॉपर जिसे हम पीओपी बोलते हैं शॉर्ट में, पीओपी। ठीक है, जिप्सन और सिरका, ये जोड़ियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण जोड़ियाँ हैं दोस्तों। इनमें से लगभग यहाँ पर कितनी दी गई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 जोड़ियाँ दी गई हैं। इनमें लगभग हो सकता है 2-3 जोड़ियाँ आपको आपके अर्धवार्षिक एग्जाम में देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, ऐसा नहीं बोला कि 100% मिल जाएंगी, लेकिन क्या इंपॉर्टेंट बहुत ही ज़्यादा, जितनी भी जोड़ियाँ हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लगभग इनके हर साल चांस रहते हैं 100% आने के। ठीक है, कभी कभी तो क्वेश्चन भी जिप्सन से पूछ लिया जाता है कि प्लास्टिक ऑफ पेरिस किससे प्राप्त होता है, जिप्सन से प्राप्त होता है। जिप्सन की जब क्रिया होती है तो प्लास्टिक ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। ब्रंजक चूड़ की उपयोगिता पूछे जाते हैं। ठीक है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिरका में आपका एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं पूरे में आपको बताते चल रहा हूँ जिससे कि आपको कोई नुकसान ना हो। मैंने बोल दिया था अगर जो स्टूडेंट वीडियो को पूरा देखेंगे तो वो फुल मार्क्स आसानी से ला सकते हैं। सिरका में एसिटिक अम्ल होता है, जिप्सन से प्लास्टिक ऑफ पेरिस बनता है, ब्रंजक चूड़ के उपयोग पूछे जाते हैं, और ब्रंजक चूड़ कैसे प्राप्त होता है ये भी पूछा जाता है। धातुओं के जो आपके रासायनिक और भौतिक गुण होते हैं वो काफ़ी पूछे जाते हैं। अगर उनको आपको याद कर लिया है तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिएगा। अब आते हैं हमारे एक साथ वाक्य में उत्तर देने हैं। दर्पण सूत्र पूछा गया है दोस्तों। दर्पण सूत्र बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दर्पण सूत्र जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, क्या है, दर्पण सूत्र बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो दर्पण सूत्र जरूर आपको याद होना चाहिए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर, लेंस की क्षमता की परिभाषा देते हुए इसका मात्रक हमें लिखना है दोस्तों। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसे भी आपको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। फिर आता है हमारा जो कि दिया गया है, नींबू और संतरे में उपस्थित अम्ल का नाम बताइए। नींबू और संतरा, देखिए नींबू भी आपका खट्टा होता है, संतरा भी आपका खट्टा होता है। ठीक है, तो हमें बताना है कि नींबू और संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है। आगे देखिएगा, अष्टक नियम किसने प्रतिपादित किया था, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। प्रातः खाना बनाते समय बर्तन की भारी सतह काली क्यों हो जाती है। जो खाना, दोस्तों आप जब भी खाना बनाते हैं, अगर आप नहीं बनाते तो क्या, जब खाना हम बनाते हैं तो क्या है, जो बर्तन की जो भारी परत होती है वो क्या काली पड़ जाती है। तो काली क्यों पड़ जाती है, क्वेश्चन में ये पूछा गया था, इसकी क्या कारण है कि वो सतह काली पड़ जाती है। ठीक है,
फिर आता है समूह 17 के तत्वों को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो ये भी आपको बताना है समूह 17 के तत्वों को, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे, देखिए शुद्ध जल का पीएच मान पूछा गया है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा पीएच मान क्या होते हैं दोस्तों, पीएच मान आपके यहाँ से देखिए 1 से लेकर 14 तक होते हैं, बीच में आपका 7 होता है, 7 से कम होते हैं तो ये अम्लीय होते हैं, ठीक है, 7 से कम ये अम्लीय होते हैं, ठीक है, और 7 से अधिक क्या होता है, क्षारीय होते हैं, क्षारीय होते हैं, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा गया था कि शुद्ध जल का पीएच मान, तो 7 होता है शुद्ध जल का पीएच मान, ठीक है। अब देखिएगा अम्ल एवं क्षार की क्रिया से क्या बनता है, तो अम्ल एवं क्षार की क्रिया से लवण प्लस जल बनता है। आई थिंक यहाँ पर ये हो जाएगा आपका आंसर। विस्थापन अपक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विस्थापन अपक्रिया एग्जाम्पल। और इन सभी क्वेश्चनों के आंसर भी मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। सभी क्वेश्चन के जितने भी आपको क्वेश्चन अभी तक मैंने बताए हैं, सभी क्वेश्चनों के A to Z में आपको आंसर बताऊंगा, बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, A to Z आंसर आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। वीडियो बड़ी होगी लेकिन इस वीडियो का अगर जो भी स्टूडेंट पूरा देखेगा तो विज्ञान में वो क्या है, जलवे उसके हो जाएंगे, पेपर में बहुत ज़्यादा जलवे होने वाले हैं उसके, ठीक है। फिर आता है लोहे में जंग से बचाने के 2 तरीके बताइए। आधुनिक आवर्त नियम क्या, हमें परिभाषा देनी है। आयनिक यौगिक उच्च गलनांक के क्यों होते हैं, ये बताना है। परावर्तन के नियम, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि परावर्तन के नियम कौन कौन से हैं, तो हमें परावर्तन के नियम बताने हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। फिर आता है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमें, जो कि है, देखिएगा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है वायु, यहाँ पर कहाँ तक हमारे कंप्लीट हो गए थे, तो यहाँ पर देखिएगा अपवर्तन के नियम पूछे गए थे। फिर आता है विद्युत विभव किसे कहते हैं, इसका मात्रक लिखना है। अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं, लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक लिखना है। न्यूलैंड कास्टक नियम बताते हुए इनकी सीमाएं भी दोस्तों हमें लिखनी है। 2 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या देखिए फोकस दूरी का आपको सूत्र पता है, तो आप जो सॉरी यहाँ पर लेंस की क्षमता का जो सूत्र होता है और लेंस की क्षमता का मात्रक आई थिंक डायोप्टर होता है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लेंस की क्षमता का सूत्र आपको लगा देना है, ठीक है। लेंस की क्षमता का क्या आपको सूत्र आसानी से लगा देना, जो फॉर्मूला होता है उसको लगा देना और आसानी से इसका आंसर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। फिर आता है एक गोली दर्पण की वक्रता जब 20 सेंटीमीटर, तो इसकी फोकस दूरी क्या हुई, तो यहाँ पर आपको फोकस दूरी का फॉर्मूला लगा देना है, तो आप वक्रता आसानी से निकाल सकते हैं। वक्रता हमें 20 सेंटीमीटर दी गई है, तो फोकस दूरी आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। श्वसन को ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्यों कहते हैं, संचालन एवं विकृति गंधिता को उदाहरण से समझाइए। तो इनके भी आंसर दोस्तों आगे आपको वीडियो में मिलने वाले हैं, इसलिए अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन भी दबा दें, वीडियो को शेयर भी कर दें, ठीक है। और देखिए नेक्स्ट है ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अपक्रिया को परिभाषा देते हुए समझाइए। सोडियम को कैल्शियम तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है। प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षारों के नाम लिखिए। मेंडलीव की आवर्तशाली से आप क्या समझते हैं, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन का नामांकित चित्र बनाइए। फिर देखिए विद्युत मोटर का सिद्धांत लिखिए, विद्युत जनित्र का सिद्धांत लिखिए। 16वां क्वेश्चन है ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अपक्रिया में अंतर लिखिए, अथवा में रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हैं, किसी संतुलित समीकरण का उदाहरण दीजिए। अम्ल एवं क्षार में अंतर लिखिए, धातु एवं अधातु में 4 अंतर लिखिए। हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है, हमें बताना है। भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है, हमें बताना है। मानव के उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है। फिर आता है तंत्र का कोशिका का नामांकित चित्र बनाते हुए इसके प्रमुख कार्य लिखने हैं। पुष्प के अंदर कार्ड का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए। अमीबा में द्विखंडन की विभिन्न अवस्थाओं को क्रमबद्ध चित्र बनाइए। अवतल उत्तल एवं समतल दर्पण के हमें उपयोग लिखने हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। प्रातः परावर्तन के नियम लिखिए, अपवर्तन के नियम लिखिए, क्वेश्चन पहले भी आ चुका था, ठीक है। अब इन सभी क्वेश्चनों के आंसर हम देखने वाले हैं। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात के, जाइए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पास में आपको एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा हो, जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जितने भी अभी तक आपको क्वेश्चन बताए गए हैं सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके अर्धवार्षिक एग्जाम के लिए, तो सभी को आप क्या तैयार कर लेना है, किसी भी क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। ये आपके अर्धवार्षिक पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्ट किए गए हैं, तो उनको जरूर तैयार कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब आपको वही क्वेश्चन बताए जाएंगे जो आपको अर्धवार्षिक एग्जाम में आपको छपे मिलेंगे, जो कि हर साल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है दोस्तों, आपको ये एमपी बोर्ड के द्वारा ही जारी किए गए हैं, तो इनको आपको ध्यान से पढ़ना है, बिल्कुल सटीक है, बिल्कुल ध्यानपूर्वक वीडियो को देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा पूरे क्वेश्चन के आंसर भी यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराए गए। इन्हीं में से आपको क्या है अर्धवार्षिक एग्जाम में क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव छपे छपाए देखने को मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि ये जो एमपी बोर्ड के द्वारा जो जारी की गई है उनमें से ही मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है।
पहला ही क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो एलपीजी का दहन होता है दोस्तों, यह भौतिक परिवर्तन नहीं होता। तो ध्यान में रखिएगा, भौतिक परिवर्तन नहीं है पूछा जाए तो सिर्फ आपको क्या करना है, एलपीजी का दहन, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं वीडियो में पहले ही बता चुका हूँ। फिर आता है निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। तो जल के बिना बुझे चूने से जो अपक्रिया है दोस्तों, वो हमारी क्या है, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। यहाँ पर हमें एक रिएक्शन दी गई है जो कि है 6Fe2O3+2Al। तो जो देखिए अभी ये क्वेश्चन आया था कि अपक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें अभिकारक बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे जो तत्व यहाँ से यहाँ तक दिए गए हैं, ये क्या है दोस्तों, हमारे अभिकारक हैं। क्या हैं, अभिकारक हैं। ध्यान में रखिएगा, ये अभिकारक हैं। जबकि जो रासायनिक अपक्रिया में पदार्थ बनते हैं, ये जो पदार्थ बने हुए हैं, इन्हें हम उत्पाद बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को कभी भी घुमाकर दिया जा सकता है, ठीक है, तो इन्हें हम उत्पाद बोलते हैं। तो ये जो रिएक्शन दी गई है 6Fe2O3+2Al, तो जो हमारा तत्व बना है Al2O3+2Fe, तो ये किस प्रकार की अपक्रिया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों ये जो हमारी अपक्रिया है वो हमारी विस्थापन अपक्रिया है। अभी आपको फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन बताए जा रहे हैं। H2O का योग तथा O2 का आंश कहलाता है, तो ये अपचयन अपक्रिया कहलाती है। फिर आता है जिन अपक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें कहते हैं, तो जिन अपक्रिया में दोस्तों ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें कहते हैं हम ऊष्मा शोषी अपक्रिया, ठीक है। फिर छठा है निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है। तो जो आकार में परिवर्तन होता है वो रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है। फिर आता है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर देखिएगा, खाद्य पदार्थों का कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में टूटना एक प्रकार की क्या है, एक प्रकार की किस प्रकार की अपक्रिया है। तो जो खाद्य पदार्थों का कार्बन डाइऑक्साइड में टूटना, तो दोस्तों ये ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। फिर आता है सोने और प्लेटिनम को गलाने वाले अम्ल का नाम क्या है। दोस्तों सोडियम, जो सोना और प्लेटिनम को जो गला देता है, काफ़ी पावरफुल अम्ल होता है, जिसे हम एक्वा रेजिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, एक्वा रेजिया। यहाँ पर आंसर आपको देखने को मिल रहा है। फिर आता है रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं, तो अभिकारक कहलाते हैं। जैसे कि क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, जो अपक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक बोलते हैं, जो पदार्थ बनते हैं उन्हें उत्पाद बोलते हैं। फिर आता है लंबे समय तक सेवन न करने पर सूखे मेवे सड़ जाते हैं, क्योंकि तो विकृत गंधता के कारण जो सूखे मेवे होते हैं वो क्या होते हैं दोस्तों, सड़ जाते हैं। तो इसे भी नोट कर लीजिएगा। आंसर आप देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन दिए गए हैं आपको, देखिए 4 अंक के क्वेश्चन अगर इस चैप्टर में से आएंगे तो जो क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं इनमें से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। यहाँ पर आपको आंसर भी बताए जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन था जो कि मैंने आपको हाफ ईयरली का जो पेपर बताया था, मॉडल पेपर बताया था, उसमें मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे। उसमें ये भी क्वेश्चन था कि वायु में जलने से पूर्व मैग्नीशियम रिपन को साफ क्यों किया जाता है। तो मैंने वहाँ पर आपसे बोला था कि आपको यहाँ पर आप आंसर भी प्रोवाइड किया जाएगा, जब मैंने आपको पार्ट 1 बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम रिबन के ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है, ठीक है। उसे हटाने के लिए वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है, क्योंकि यह परत मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से क्रिया करने से रोकती है। सेकंड क्वेश्चन भी दिया गया है, किसी पदार्थ एक्स के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। तो पदार्थ एक्स का नाम तथा इसका सूत्र लिखना है। ऊपर एक में लिखे पदार्थ एक्स की जल के साथ अपक्रिया लिखनी है। तो पदार्थ की एक्स का नाम आपका होगा कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा चूना, जो इसका सूत्र होता है CaO कैल्शियम ऑक्साइड। इसकी हमें रिएक्शन लिखनी थी जल के साथ, तो CaO जब कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि CaO जल के साथ अपक्रिया करेगा तो जल का फॉर्मूला होता है H2O, ठीक है। तो ये जो पदार्थ बनेगा वो हमारा बनेगा CaOH का होल ट्वाइस, जिसे हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। OH का होल ट्वाइस, तो इसे हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। प्लस क्या है, ऊष्मा भी उत्सर्जित होगी, यानी ऊष्मा भी निकलेगी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 से भी ध्यान से देखिएगा, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अपक्रिया क्या है, उदाहरण देने हैं। बोर्ड परीक्षा 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, हो सकता है इस बार भी पूछ लिया जाए, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उदाहरण भी आपको लिखने हैं, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया की डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए, एग्जाम्पल भी पता होने चाहिए, सभी चीज़ पता होनी चाहिए क्वेश्चन के बारे में। प्रातः श्वसन एक को ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। फिर देखिए श्वसन एक मंद दहन ऑक्सीकरण की अपक्रिया है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जल एवं वाष्प ATP के रूप में ऊष्मा निकाल दिया था, इसे ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं, ठीक है। फिर देखिएगा समीकरण यहाँ पर दिए गए, रिएक्शन यहाँ पर दिए गए, रिएक्शन देख लीजिएगा, ठीक है। अब चैप्टर अपक्रिया क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। दोस्तों इस चैप्टर में से इन क्वेश्चनों से बाहर नहीं जाएगा कोई भी क्वेश्चन, ठीक है। वियोजन अपक्रिया को संयोजन अपक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है, इन अपक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। प्रातः ऑक्सीजन के योग एवं ह्रास के आधार पर निम्न पदों की व्याख्या कीजिए, प्रत्येक के लिए 2 उदाहरण दीजिए, अपचयन उपचयन, ठीक है। तो यहाँ पर सभी चीज़ आंसर शायद आपको इसलिए प्रोवाइड की जा रही है जिससे ज़्यादा आपको परेशानी ना हो, एग्जाम में ज़्यादा ढूंढने में दिक्कत ना हो,
संयोजन अपक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण से हमें समझाना है। फिर आता है रेडॉक्स अपक्रिया किसे कहते हैं, तो समीकरण लीजिए। तो वे रासायनिक अपक्रिया जिनमें एक अभिक्रिया का अपचयन होता है तथा दूसरे का उपचयन होता है, एक का उपचयन होता है तथा दूसरे का अपचयन होता है, उसे हम रेडॉक्स अपक्रिया बोलते हैं। ठीक है, यानी कि ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ साथ जहाँ पर होता है उसे हम बोलते हैं रेडॉक्स अपक्रिया, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, क्या विस्थापन अपक्रिया रेडॉक्स अपक्रिया भी हो सकती है, एक उदाहरण की सहायता से समझाइए। तो जी हाँ, बिल्कुल, जो हमारी विस्थापन अपक्रियाएं होती हैं वो रेडॉक्स अपक्रिया भी हो सकती हैं, जैसे कि कॉपर ऑक्साइड जिसे हम बोलते हैं CuO। ठीक है, गर्म हाइड्रोजन, अगर इस काम क्या गर्म हाइड्रोजन यहाँ पर गर्म हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है तो इसकी सतह भूरे रंग की हो जाती है, जैसे कि यहाँ पर रिएक्शन दी गई है, CuO दिया गया है, प्लस यहाँ पर H2 से क्रिया कराई गई है, तो यहाँ पर Cu प्लस H2O यहाँ पर ये बन गया है। ठीक है, जिसे हम उत्पाद बोलते हैं। अपचयन और उपचयन हैं, अतः ये रेडॉक्स अपक्रिया हैं। 12वां है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 भी इंपॉर्टेंट है, इसमें रिएक्शन दी गई है। 14वां इंपॉर्टेंट है। 15वां भी है। अब आता है चैप्टर नंबर 2, जिसमें दिया गया निम्न में से कौन सा लवण क्रिस्टल जल युक्त नहीं है, तो ये आपका खाने का सोडा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों, खाने का सोडा हो जाएगा। और दोस्तों जितने भी आपको क्वेश्चन बताया जा रहा है, इन्हीं में से आपके ऑब्जेक्टिव आने हैं, इन्हीं में से आपके 2 अंक के क्वेश्चन आने हैं, इन्हीं में से आपके 3 अंक के क्वेश्चन आने हैं, इन्हीं में से आपके 4 अंक के क्वेश्चन भी आने हैं, इन्हीं में से आपकी सही जोड़ियाँ आएंगी, रिक्त स्थान आएंगे, सही विकल्प आएंगे, एक शब्द वाक्य में उत्तर भी आएंगे। तो वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, तो देखिएगा, निम्न में से कौन सा लवण क्रिस्टल जलयुक्त नहीं है, तो खाने का सोडा हो जाएगा। पाचन के समय अमाशयिक पाचक रसों का pH मान है, तो यह 7 से कम है। निम्न में से कौन सोने को विलय करने के लिए उपयुक्त होता है, तो अम्लराज होता है। निम्न में से कौन प्रकृति में अम्लीय है, तो लाइम जूस है। बेकिंग पाउडर बनाने के लिए उपयुक्त अवयवों में एक अवयव सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, तो दूसरा अवयव है तो ये आपका टार्टरिक अम्ल होगा। अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है, तो एंटासिड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि अपच के उपचार के लिए किस औषधि का प्रयोग होता है, तो एंटासिड। टमाटर में कौन सा अम्ल होता है, देखिए जब हमने बनाया था पार्ट 1, उसमें आपको क्वेश्चन पूछा गया था कि टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, तो आप में टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल उपस्थित होता है। पीएच स्केल की प्रास होती है, तो पीएच स्केल की प्रास 0 से 14 होती है, मैंने आपको बताया था। 0 से लेकर पीएच स्केल आपकी होती है 0 से लेकर 14 तक। ठीक है, 7 यहाँ 7 से पहले ये अम्लीय होता है, ये अम्लीय होता है। ठीक है, और 7 से अधिक वाला क्षारीय होता है, ये मैं आपको पहले ही ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर आप हमारी वीडियो देखते हैं तो आप बहुत ही अच्छा आप स्कोर करने वाले हैं अपने अर्धवार्षिक और फाइनल एग्जाम में। ठीक है, फिर आता है अम्ल और क्षार के बीच होने वाली क्रिया से बंद क्रिया कहलाती है, उदासीनीकरण कहलाती है। ठीक है, फिर आता है चींटी के डंक में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, चींटी के डंक में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चींटी के डंक में मेथिनोइक अम्ल होता है। कठोर जल को मृदु बनाने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। अम्लीय वर्षा का pH मान होता है, तो अम्लीय वर्षा है तो pH मान आपको क्या होगा, 5.6 से कम होता है। ठीक है, आगे देखिए, सोडियम का हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम है, तो इसको हम बेकिंग सोडा सामान्य रूप से कह देते हैं। फिर आता है सिरके में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले बताया था कि सिरका से क्वेश्चन बनता है कि कौन सा अम्ल होता है, सिरके में एसिटिक अम्ल होता है। फिर आता है रंग के परिवर्तन के द्वारा सूचक हमें बताते हैं कोई पदार्थ अम्ल है या क्षार है। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय क्षारीय माध्यम में भिन्न भिन्न हो जाती है, वे कहलाते हैं, तो वे गंधीय सूचक कहलाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी। ठीक है, फिर आता है अम्लों के लिए कौन सा कथन सत्य है, तो ये आपको हो जाएगा खट्टा स्वाद, नीले लिटमस को लाल करना। अब यहाँ पर 2 अंक के क्वेश्चन दिए गए हैं, आंसर भी दिए गए हैं, तो इन 2 क्वेश्चनों के आंसर देख लीजिए, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के दो उपयोग बताइए, बोर्ड परीक्षा 2019 से पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी इंपॉर्टेंट है, सभी को तैयार कर लीजिएगा। चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिलेगी, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 3 आ गया है, धातुएं एवं अधातुएं। इस अध्याय से 5 अंक का प्रश्न पहले पूछा जाता था, लेकिन अभी आपको क्या इस चैप्टर से 5 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप में से एक क्वेश्चन बन सकता है धातु एवं अधातु में अंतर वाला। ठीक है, यहाँ पर देखिए रासायनिक अंतर भी पूछे जाते हैं और भौतिक अंतर भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो दोनों आपको पता होने चाहिए। रासायनिक अंतर भी 4 लगभग पता होने चाहिए, 4 या 5, और भौतिक अंतर भी 4 और 5 आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर सभी दिए गए धातुक चमक, तो धातुक चमक होती है नहीं होती, कठोरता बहुत कठोर नहीं होते, आकादवर्धनीयता आकादवर्धनीयता। ठीक है, फिर आती है तन्यता, गुण, चालकता, अवस्था, घनत्व, क्वथनांक एवं घनत्व। तो गुण यहाँ पर गुणधर्म दिए गए हैं, यहाँ पर अपवाद भी कुछ होते हैं, तो अपवाद भी आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, फिर धातुओं के रासायनिक गुणधर्म दिए गए, यहाँ पर इन्हें ध्यान रखिएगा, रासायनिक गुणधर्म भी पूछे जाते हैं अलग से। सक्रियता श्रेणी को समझाइए, तो सक्रियता श्रेणी क्या होती है, सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में विस्तृत किया जाता है, तो आपकी सक्रियता श्रेणी दी गई है।
आयनिक यौगिकों के गुण भी दिए गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। धातुओं के गुण भी दिए गए हैं, इन्हें भी याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए रासायनिक गुणधर्म का धातुओं में विभेद करने थे, तो यहाँ पर देखिए कुछ मिसप्रिंट है, यहाँ पर देख लीजिएगा। इस तरीके से सभी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सभी को रट दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देख लीजिएगा। अब चैप्टर नंबर 5 आता है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। ठीक है, तो देखिए इसमें से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएंगे तो यहीं से बनेंगे कि मेंडलीव की आवर्त नियम के अनुसार तत्वों को आवर्त तालिका में व्यवस्थित किया गया क्रम है। तो बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के आधार पर मेंडलीव ने जो अपनी आवर्त सारणी बनाई थी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आधुनिक आवर्त तालिका के संदर्भ में सत्य है? तो इसमें 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ में सत्य है। आधुनिक आवर्त तालिका में इलेक्ट्रॉन विन्यास 2 8 वाले तत्व की क्या स्थिति होगी? तो समूह 18 से। सभी कार्बनिक यौगिकों का सबसे अधिक महत्वपूर्ण तत्व संबंधित है समूह 14 से। प्रातः निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक संयोजी इलेक्ट्रॉन रखता है? तो पी रखता है, यानी कि फास्फोरस। अब रिक्त स्थान दिए गए तो यहाँ पर देखिए मोस्ले आवर्त सारणी पर आधारित है। तो मोस्ले की जो दोस्तों आवर्त सारणी थी वो परमाणु क्रमांक पर आधारित थी। ध्यान रखिएगा किस पर आधारित थी? परमाणु क्रमांक पर आधारित थी। फिर आता है आधुनिक आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, तो यह फ्लोरीन है। समूह 17 के तत्व भी कहलाते हैं, तो हेलोजन कहलाते हैं समूह 17 के तत्व। अष्टक का नियम ने दिया था, तो न्यूलैंड ने अष्टक का नियम दिया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी ऑब्जेक्टिव आपको बताए जा रहे हैं इनमें से लगभग 2-3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तत्वों की तर्क व्यवस्था किसने दी? तो डेव और राय ने दी थी। आधुनिक आवर्त सारणी में समूह की संख्या कितनी है? 18 है। मैक का एल्यूमिनियम किस प्रकार का ऑक्साइड है? तो क्षारीय है। मेंडलीव द्वारा कितने तत्वों को वर्गीकृत किया गया था? तो 63। प्रातः एक परमाणु का इलेक्ट्रॉन विन्यास 2 8 7 है, तो इस तत्व का नाम क्या होगा? एक क्वेश्चन भी कई बार आपके फाइनल एग्जाम में भी पूछा गया है, आई थिंक पिछली बार ही पूछा गया, तो एक क्लोरीन है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने कहा था आपको रिक्त स्थान भी बताए जाएंगे, सही विकल्प भी बताए जाएंगे, सही जोड़ियाँ भी बताई जाएंगी, आपको सभी चीज़ यहाँ पर बताए जाएंगे। 2 अंक के क्वेश्चन भी बताए जाएंगे, 3 अंक के भी बताए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा Li यानी लिथियम होता है, तो लिथियम क्या है? इसका आपको हो जाएगा ई नंबर का उपधातु है। Si यानी कि सिलिकॉन, तो सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन है आपकी धातु है। ठीक है, फिर आता है O यानी ऑक्सीजन, तीसरे का D हो जाएगा यानी कि धातु है। फिर F आता है, F यानी कि फ्लोरीन, चौथे का आपका आंसर हो जाएगा A हेलोजन। फिर N नियॉन, तो इसका भी हो जाएगा क्रिया कैसे होती है? नियॉन। ठीक है, अब देखिए 17 दिए गए, 17 आपको आंसर 7 में दिए गए, तो देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो काफी बड़ी हो गई, इस वीडियो को ही समाप्त करते हैं। बस आप 2 अंक और 3 अंक के जितने भी क्वेश्चन है चैप्टर के देख लीजिएगा, बाकी जितने भी डिस्कशन है हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। यहाँ पर देख लीजिएगा जितने भी हैं। इस वीडियो को यही समाप्त कर देगा। आपके लिए वीडियो फुल हेल्पफुल रही तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सब्सक्राइब का बटन है उसे दबा दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।